न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ये है कि वी हैव थ्री चार्जेस 1, 2 and 3. Charge 1 and 2 are separated by distance d and are fixed at their place. Three charges lie along a straight line and are separated by a distance d. आपके पास चार्ज 1 और 2 जो है उनके दरमियान डिस्टेंस क्या है d है और वो फिक्स है अपनी प्लेस पे. चार्ज 3 जो है वो फ्री टू मूव है. और अगर हम इसको डिफरेंट प्लेसेस पे प्लेस करके देखते हैं तो वी कम टू नो दैट कि अगर हम इसको भी डिस्टेंस d पे रखें, यानी 1 और 2 के दरमियान डिस्टेंस d हो और 2 और 3 के दरमियान भी डिस्टेंस क्या हो, 3 हो, d हो, तो आपके पास ये इक्विलिब्रियम में आ जाता है. सो अब आपके पास ये तीनों चार्जेस क्या हो गए, इक्विलिब्रियम में हो गए. हमें नहीं पता है कि इन चार्जेस में से पॉजिटिव कौन सा है, नेगेटिव कौन सा है, किसका कितना मैग्नीट्यूड है. आपको बस ये पता है कि इस कन्फिग्रेशन के साथ ये किस में आ गए हैं, इक्विलिब्रियम में आ गए. अगर इस जी कन्फिग्रेशन के साथ ये इक्विलिब्रियम में आ गए, सो दैट मीन्स कि आपके पास क्या होगा, इसका मतलब ये है कि अब आपके पास जो टोटल फोर्स है, इक्विलिब्रियम मीन्स कि जो टोटल फोर्स है, सम ऑफ ऑल द फोर्स क्या हो रहा है, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस जीरो आ रहा है. सम ऑफ जीरो हो ऑल रहा द फोर्सेस जीरो होने का मीनिंग ये है कि आपके पास, आपने ये बताना है कि आप ये बताएं कि हमारे पास, अब देखो चार्ज 1 और 2 तो अपनी प्लेसेस पे फिक्स हैं. चार्ज 3 जो है वो मूव कर सकता है ऐसे ही. सो चार्ज 3 जब, अगर हमने कहा है कि चार्ज 3 इक्विलिब्रियम में आ गए, चार्ज 3 इक्विलिब्रियम में आने का मतलब ये है कि आपके पास जो फोर्स एक्ट कर रही है 3 पे वो क्या आ रही है, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन 3 किस पे आ जाती हैं, जीरो हो जाती हैं. इसका मतलब ये है, अगर आपके पास, हमने ये कहा कि 1 और 2 तो फिक्स है, 3 इक्विलिब्रियम में तब आ जाता है जब आप उसको d डिस्टेंस पे प्लेस करते हैं. इसका मतलब है कि इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि आपके पास चार्ज 3 पे जो एक्ट करने वाली फोर्सेस हैं उनका सम क्या आ गया, जीरो. अब चार्ज 3 पे जो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं वो कौन कौन सी हैं. चार्ज 3 पे आपके पास फोर्सेस जो एक्ट कर रही हैं वो होगी फोर्स ऑन 3 बाय चार्ज 2 will be equals to force on charge 3 by charge 1. और ये क्या होंगी, इक्वल और ऑपोजिट होंगी. ये जो फोर्सेस होंगी ये एक दूसरे के इक्वल और ऑपोजिट होंगी और इस वजह से इनका सम क्या आएगा, जीरो आएगा. आपके पास चार्ज 3 के इक्विलिब्रियम में आने का मतलब ये है कि द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द चार्ज Q3 का सम क्या आ रहा है, जीरो. अब चार्ज 3 के ऊपर कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, चार्ज 3 के ऊपर फोर्सेस एक्ट कर रही हैं बाय चार्ज 2 एंड बाय चार्ज 1. अगर ये फोर्सेस का सम जीरो आया इसका मतलब है द फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज 3 बाय चार्ज 1 will be equal and opposite to the force which is acting on charge 3 by charge 2. यानी दो फोर्सेस लग रही हैं, जो चार्ज 3 है उस पे एक वन फोर्स लगा रहा है और एक टू लगा रहा है. अगर वो दोनों फोर्सेस इक्वल और ऑपोजिट हो जाती हैं तो आपके पास जो सम ऑफ द फोर्सेस है वो क्या आएगा, जीरो. आपने फाइंड क्या करना है, आपने बताना है कि चार्ज 1 इन टर्म्स ऑफ 2 क्या होगा. अब यहाँ पर आपने कूलम्स लॉ को अप्लाई करना है. कूलम्स लॉ को आपने अप्लाई करना है टू फाइंड द फोर्स. क्या होगा, इसके लिए हमारे पास ये आएगा, मैं आपको वर्बली बता देती हूँ. आप ये देखो, अगर हम Q1 Q2 Q इनको फाइंड करें तो आपके पास क्या आएगा, जो F1, आप समझो कि जो चार्ज 3 के ऊपर फोर्स लग रही है बाय 2 और जो चार्ज 3 के ऊपर फोर्स लग रही है बाय 1, इन दोनों को इक्वल और ऑपोजिट होना चाहिए. अब चार्ज 3 पे दो फोर्सेस लग रही हैं, चार्ज 3 पे जो दो फोर्सेस लग रही हैं वो कौन कौन सी हैं. चार्ज 3 पे एक फोर्स लग रही है, के जो कांस्टेंट है इनटू
आप ये देखें जो Q3 और Q1 है उनके दरमियान डिस्टेंस कितना था? उनके दरमियान डिस्टेंस तो 2D नहीं हो जाएगा? टू डी। उनके दरमियान डिस्टेंस कितना आ जाएगा? 2D आ जाएगा। ऐसे ही। और जो F32 है उसके दरमियान क्या आएगा? उसके दरमियान ये आएगा। डी स्केयर आएगा। अब देखें आपके पास तीन चार्जेस हैं Q1 Q2 और Q3 है ना। Q1 और Q2 के दरमियान डिस्टेंस कितना है? D है। और Q2 और Q3 के दरमियान डिस्टेंस भी कितना है? D है। अब जब आपने फाइंड ये करना है कि आप बताएं कि कब हमारे पास Q3 इक्विलिब्रियम में तब आएगा जब आप उसको D डिस्टेंस में रखेंगे। तो अब आप जब उसको D डिस्टेंस में रखेंगे इसका मतलब है Q3 पे एक्ट करने वाली सारी फोर्सेस का सम 0 होना चाहिए। Q3 पे दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, एक चार्ज 1 की वजह से और एक चार्ज 2 की वजह से। चार्ज 1 की वजह से जो फोर्स एक्ट कर रही है वो क्या है? Q3 Q1 ओवर उन दोनों के दरमियान डिस्टेंस का स्क्वायर। और उन दोनों के दरमियान डिस्टेंस कितना आएगा? 2D आएगा। D प्लस D क्या हो जाएगा? 2D का स्क्वायर। और जो F32 फोर्स होगी यानी जो 3 पे फोर्स लग रही होगी बाय द चार्ज 2 वो क्या आएगा? K Q3 QT ओवर D स्क्वायर। और अगर हम ये लिखते हैं कि आपके पास क्योंकि इक्विलिब्रियम की वजह से दोनों फोर्सेस का सम क्या होना चाहिए? दोनों फोर्सेस का सम 0 होना चाहिए। सो दैट मीन्स के F31 will be equals to minus अगर आप इसमें ये वैल्यूज पुट करके सॉल्व करेंगे ना तो आपके पास जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो ये आ जाएगा। मैं लिख देती हूँ, अगर आप इसको सॉल्व कर लेना। आपने फाइंड करना था कि Q1 को फाइंड करें इन टर्म्स ऑफ Q2। इसका रिजल्ट Q1 विल बी इक्वल्स टू -4 Q2 आएगा। कैसे आएगा? ये देखो कि आपके पास Q1 और Q2 फिक्स थे D डिस्टेंस के ऊपर। जब आपने एक चार्ज 3 को उनके साथ डिफरेंट प्लेसेस पर रख के देखा और वो चार्ज उस डी डिस्टेंस के ऊपर इक्विलिब्रियम में आया, इसका मतलब था कि उसके ऊपर जितनी भी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं उन दोनों का सम क्या होगा? 0। जब सम 0 होगा इसका मतलब है दोनों फोर्सेस एक दूसरे के डायरेक्शन में क्या होंगी? ऑपोजिट होंगी और मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगी। डायरेक्शन में इक्वल होने का मतलब ये है कि अगर एक फोर्स अट्रैक्टिव होगी तो दूसरी फोर्स रिपल्सिव होगी। सो इस बात से हमें ये क्लियर हो गया कि अगर Q3 इक्विलिब्रियम में लाना है तो इसका मतलब है कि Q1 और Q2 में से एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। अगर दोनों ही पॉजिटिव हो जाते तो फिर तो आपके पास Q3 को वो रिपेल कर सकते थे या अट्रैक्ट कर सकते थे। जाहिर है अगर इक्विलिब्रियम में आ रहा है दैट मीन्स के दोनों की वजह से जो फोर्स लग रही है, देखें Q1 और Q2 ऑपोजिट थे तो आपके पास Q3 इक्विलिब्रियम में आया है। अगर वो दोनों सेम थे तो उस पर्टिकुलर डिस्टेंस के ऊपर वो इक्विलिब्रियम पे नहीं आ सकता था, क्योंकि फिर तो Q1 और Q2 की वजह से जो दोनों फोर्सेस थी वो एड अप हो जाती।
जब वो एडअप नहीं हो रही, वो दोनों एक दूसरे को अपोज कर रही हैं, उन दोनों के अपोज करने का मतलब ये है कि दोनों चार्जेस ऑपोजिट है। सो अगर Q1 पॉजिटिव है तो Q2 नेगेटिव है, और अगर Q2 नेगेटिव है तो Q1 पॉजिटिव है। एक बात तो क्लियर होगी उनके साइंस की। दूसरी बात ये है कि Q1 का डिस्टेंस Q3 से कितना है, डबल है। Q1 का डिस्टेंस Q3 से डबल है। अगर वो डबल डिस्टेंस के ऊपर भी Q2 वाली फोर्स को कैंसिल कर रहा है, तो इसका मतलब है कि उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है। अगर वो Q2 से डबल डिस्टेंस के ऊपर बैठ के भी Q2 के इफेक्ट को कैंसिल कर रहा है और Q3 इक्विलिब्रियम में आ रहा है, सो इसका मतलब है कि उस डिस्टेंस के इफेक्ट को वो कैंसिल कर रहा है। दैट मीन्स कि उसका मैग्नीट्यूड उससे इतना ज्यादा है कि वो Q3 को वहां पर भी क्या कर रहा है, इक्विलिब्राइज कर। अब देखो हमारे पास कूलम्स लॉ में आर मैम। स्क्वायर आता है ना, एक मिनट बेटा। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर आता है। अब अगर डिस्टेंस डबल है तो स्केयर का डिस्टेंस का मतलब है कि डिस्टेंस तो 4 टाइम्स हो जाएगा ना, 4 आ जाएगा। देखो 2D का स्केयर है, तो इस 4 को बैलेंस करने के लिए इसका मतलब है कि जो Q1 है वो Q2 के क्या है, 4 टाइम्स है। एक तो पहली बात ये, मैं आपको क्वेश्चन लिखती हूँ। क्यों हमने ये दोबारा, अगर हम इसको रिपीट करें एक्सरसाइज को, वो ये थी कि 3 चार्जेस हैं, Q1 Q2 और Q3। ठीक है, तीनों चार्जेस इस तरह से हैं कि Q1 और 2 के दरमियान डिस्टेंस d था, 2 और 3 के दरमियान डिस्टेंस कितना d है। Q3 को आप फ्री टू मूव था, उसको आपने डिफरेंट प्लेसेस पे रख के देखा, इस डिस्टेंस के ऊपर वो इक्विलिब्रियम पे आ गया। इक्विलिब्रियम पे आने का मतलब है कि आपके पास टोटल फोर्स क्या होगी, 0। टोटल फोर्स 0 होने का मीनिंग है कि आपके पास Q3 के ऊपर 2 फोर्सेस लग रही थी, 2 चार्जेस है ना Q3 के अलावा। एक फोर्स लगा रहा है चार्ज 2 और एक फोर्स लगा रहा है चार्ज 1। चार्ज 2 ने जो फोर्स लगाई है वो इक्वल है और ऑपोजिट है उस फोर्स के जो चार्ज 1 लगा रहा है। अब आप ये देखें कि जो चार्ज 1 है और 2 है, इनकी फोर्सेस एक दूसरे के ऑपोजिट है। दैट मीन्स कि आपके पास इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, एक दूसरे के, सॉरी, इनका साइन क्या है, एक दूसरे से ऑपोजिट है। कि अगर Q2 जो है वो Q3 को अट्रैक्ट कर रहा है तो Q1 उसे रिपेल कर रहा है। एक अट्रैक्ट कर रहा है, दूसरा रिपेल कर रहा है, तो वो किस में आ गया, इक्विलिब्रियम में। अगर दोनों का साइन सेम होता, दोनों अट्रैक्ट करते तो, या फिर दोनों रिपेल करते। हमें Q3 के बारे में ये भी नहीं पता कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, लेकिन हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि अगर वो इक्विलिब्रियम में है, तो इसके इक्विलिब्रियम में होने का मतलब ये है कि ये जो 1 और 2 है ये एक दूसरे के इफेक्ट को अपोज कर रहे हैं। ये एक दूसरे के इफेक्ट को अपोज कर रहे हैं। अगर ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है तो वो उसको रिपेल कर रहा है। एक दूसरे के असर को जाहिल कर रहे हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रहे हैं। दैट मीन्स ये दोनों एक दूसरे के क्या है, ऑपोजिट है। अगर ये दोनों एक दूसरे के मुखालिफ ना होते तो दोनों मिलके या थ्री को अट्रैक्ट कर लेते या उसको रिपेल कर देते। वो दोनों एक दूसरे को मुखालिफ है, इसलिए ना वो उसको अट्रैक्ट करने दे रहा है ना उसको रिपेल करने दे रहा है। टोटल फोर्स 0 रह रही है, इक्विलिब्रियम में आ रहा है। दूसरी बात ये कि Q2 का डिस्टेंस इससे सिर्फ d है, 1 का डिस्टेंस उससे डबल है, फिर भी वो 2 के इफेक्ट को कैंसिल कर रहा है। दैट मीन्स कि उसका मैग्नीट्यूड 2 से क्या है, ज्यादा। अब इसको मैथमेटिकली हमने यूं किया कि हमने ये कहा कि फिर जो दोनों फोर्सेस हैं वो इक्वल और ऑपोजिट होंगी। अगर वो इक्वल और ऑपोजिट होंगी तो 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, k और k कैंसिल हो जाएगा, d स्क्वायर और d स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। आपके पास जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो ये आएगा कि Q1 विल बी इक्वल्स टू -4 Q2। दैट मीन्स के Q1 जो है वो Q2 के 4 टाइम्स है और उससे ऑपोजिट इन साइन है। सो वी हैव डिफाइंड Q1 इन टर्म्स ऑफ Q2।